हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? बढ़िया। उम्मीद है सब लोगों ने पढ़ाई कर ली होगी। जो मैंने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, सम्मिश्र संख्या को लेकर के हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का, और उसी को अब आगे की तरफ लेके चलते हैं। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है, तो एक ही इंट्रोडक्शन के अंदर संभव नहीं थी कि सारी बातें मैं बता दूं, नहीं तो आप लोग सो जाते। तो अब बाकी चीजें जो पहले में हमने थोड़ा बेसिक क्लियर किया है कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है, सम्मिश्र संख्याओं में हमने पढ़ा है कि क्या चीज है, ये कैसे क्या हमने सब समझाया है इससे पहले वाले लेक्चर में सम्मिश्र संख्या। ठीक है, और बहुत सारी बेसिक जानकारी दी है। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमें 3 टॉपिक आज डिस्कस करने हैं। नंबर 1, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। बीजगणित का मतलब क्या है? जैसे आपने बचपन से आप संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं, वास्तविक संख्या पढ़ी हैं, तो आपने उनका भी बीजगणित पढ़ा है। बीजगणित का मतलब है उनकी संक्रियाएं, ऑपरेशंस, यानी कि संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब काम करेंगे, वो बीजगणित कहलाता है। सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना, सम्मिश्र संख्याओं को घटाना, सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करना, भाग करना, ये सब बीजगणित के अंदर आते हैं। फिर कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ तत्समक हैं जिनका यूज क्वेश्चंस के अंदर करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। और जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो है एक ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। और इस टॉपिक को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। जब मैंने पहले वाला इंट्रोडक्शन दिया है तो इसी से शुरुआत करी थी मैंने, ठीक है ना, क्योंकि ये बेस यही है, इसका जनक यही है। तो इसको मैं चलते चलते वैसे बता दूंगा, फिर भी थोड़ा और एक दो बात जो छूट गई होगी तो। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कि वह सभी संख्याएं जो a+ib की फॉर्म में लिखी जाएं, है ना, जहां पर ये जो a और b हैं, जहां a और b हैं, ये कोई रियल नंबर्स रहेंगे, और जो i है उसकी वैल्यू √-1 रहेगी। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। और किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में बताई थी, ठीक है बेटा, ओके। एक मिनट, ठीक है भाई। तो ये हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित में पहला टॉपिक जो है, हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जोड़ना, घटाना, गुणाकार करना, है ना, गुणा भाग करना, वो सब। तो मैं दोनों टॉपिक्स को हटा दे रहा हूं ताकि मैं इसको टॉपिक को डिस्कस कर सकूं, ठीक है। बातें बहुत हुई हैं इसमें। जिन लोगों ने पहले वाला इंट्रोडक्शन नहीं देखा ना, और वो सोचे कि अभी से समझ में आ जाएंगे, नहीं भाई, बातें पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, लेक्चर जो पहला है इसमें बहुत बातें हुई हैं, तो इतने से काम नहीं चलेगा। बहुत चीजें बताई हैं मैंने उसमें, तो उसको पहले देख करके बैठे हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्याओं का योग, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं का योग, इन चीजों को ध्यान से समझते चलें, क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम में आएंगी बातें। संख्याओं का योग, है ना, अंग्रेजी में कह सकते हैं हम लोग एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। बहुत दो नंबर ही जुड़ेंगे ना, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। आपके पास में क्या होता है, सपोज कर लो मेरे पास में, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज कर लो कि मेरे पास Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + के 4i, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास -1 + के 3i, ठीक है। मेरे को कहा गया है तो जोड़ दो, Z1 + Z2 निकालो, क्या होगा? तो भाई इतना आसान तो कभी कुछ नहीं हुआ जितना आसान ये है। कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हो ना, तो याद रखें रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ दो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बताई थी बातें पिछले वाले लेक्चर में, ये जो a है ना, व्हाट इज a हमारा रियल पार्ट ऑफ z है, और b हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ये नोटेशन सारी बताई थी मैंने। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, सम्मिश्र संख्या के अंदर, इस a को तो वास्तविक भाग यानी कि अंग्रेजी में रियल पार्ट कहते हैं, और i के भाई को, इस b को काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो मैंने अभी इसी के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं, दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं, तो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ जोड़ते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में जोड़ते हैं। तो 3 को हम लोग जोड़ेंगे -1 के अंदर, ठीक है, प्लस
आई के भाई के साथ जोड़ेंगे तो यानी कि आई इंटू यह आ जाएगा 4+3, तो बेसिकली हमारा आ जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 + 7i। ठीक है, तो हमारे पास इन दो समिश्र संख्याओं को जोड़ने पे जो प्राप्त होता है वो ये आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, इतना काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जैसे 4 प्लस के ये है 3 प्लस के 4i को जोड़ना है, माइनस के इसको जोड़ना है माइनस के 1 प्लस के 3i के अंदर, बस सीधी सी बात है 3 में से 1 घटा लो 2 बच गया, और 4i प्लस का 3i प्लस का तो टोटल हो गया 7i प्लस का। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ना, किन्हीं दो समिश्र संख्याओं को जोड़ना बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, लेकिन जोड़ने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि नियम कुछ होते हैं, नियम का मतलब आप लोगों ने पढ़े हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी, योग के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रगुण होते हैं, है ना, कुछ नियम होते हैं, उनको पढ़ लेना जरूरी है। वो नियम क्या क्या होते हैं इसको फटाफट पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट करो पहले तो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। हम लोग उस नियम को कैसे पढ़ते हैं देखो मैं बताता हूँ, वो नियम आपको भी याद आ जाएंगे सारे। ठीक है, क्या नियम है भाई, इसमें सबसे पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं संवर्क नियम। ठीक है, संवर्क, ठीक है नहीं, योग का संवर्क नियम। ठीक है, दो समिश्र संख्याओं के योग के कुछ नियम हैं, और वो नियम है सबसे पहला है संवर्क नियम। अंग्रेजी में इस नियम को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। ठीक है नहीं, आप क्लोजर, ठीक है, क्लोजर लॉ। ठीक है, ये नियम क्या होता है, इस नियम के तहत ये बात हमें पता चलती है, आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यदि ध्यान है कि यदि हमारे पास में Z1 तथा Z2, ठीक है ना, दो समिश्र संख्याएं हों, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, समिश्र संख्याएं हों, ठीक है, आपके पास में संख्याएं हैं, तो अगर मैं इनको जोड़ दूंगा ना Z1 + Z2 जो भी रिजल्ट निकलेगा, जैसा भी एग्जांपल दिया था मैंने कि 3 प्लस के 2i है, सपोज कर लो एक समिश्र संख्या ये है, इसको मुझे जोड़ना है 5 प्लस के i में, सपोज इसमें जोड़ दूं तो मेरे पास ये Z1 है, ये Z2, अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा रिजल्ट मिलेगा 3 और 5 8 + 2 और 1 3i। तो ये जो निकल करके आएगा ये भी एक समिश्र संख्या ही होंगी। दो समिश्र संख्याओं का योगफल हमेशा एक समिश्र संख्या होती है। Z1 Z2 को जोड़ने पर जो Z1 Z2 हमें Z1 + Z2 प्राप्त होगा, है ना, भी एक समिश्र संख्या है, समिश्र संख्या होइबे करी, होती है। तो ये नियम है, संवर्ग नियम है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ है, क्लोजर जो भी आप कहना चाहते हो अंग्रेजी में इसको, ठीक है ना, इसको कहते हैं, इसको याद रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, कोई और नंबर नहीं मिलता। इसके अंदर हम लोग बात करें, इसको तो मैं टॉपिक ही कहता हूं खाली, ऐसा है। इसमें पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, ये आपने सब पढ़े हैं क्लास, छोटी क्लास के अंदर, विनिमय नियम, यानी कि जिसमें क्रम का कोई फर्क ना पड़े। किस में बात कर रहे हैं हम लोग, योग के। हम लोग जितने भी अभी नियम पढ़ रहे हैं ना, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, योग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जब इन संख्याओं का जोड़ना तो पढ़ रही है, घटाना पढ़ेंगे तब बात करेंगे नियमों की, घटाने पे, फिर गुणा करने पर, फिर आपके भाग करने पर इन नियमों की चर्चा करेंगे, कौन से नियम कहाँ काम में आते हैं। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, इसको कॉम्यूटेटिव, क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और वो ये कहता है कि यदि Z1 Z2, है ना, Z1 तथा Z2, ठीक है नहीं, दो समिश्र संख्याएं हैं, वो ये कहता है समिश्र संख्याएं हैं, समिश्र संख्याएं, ठीक है नहीं, हैं। यदि Z1 Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, अगर मैं Z1 को Z2 में जोड़ूं या फिर Z2 को Z1 में जोड़ूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे इस एग्जांपल को चेक कर लो, अभी मैंने इसको इसमें जोड़ा है, या अगर मैं एक काम कर लूं, मैं 5 + i को मैं जोड़ देता हूं 3 प्लस के 2i में, तो आंसर क्या निकलेगा, 5 और 3 8 और
आई और 3 आई, यही आंसर पहले निकला था। तो मेरे भाई कहने की बात यह है कि योग के अंदर क्रम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। Z1 को Z2 में जोड़ लो या Z2 को Z1 में जोड़ लो, नो इफेक्ट। तो ये कहलाता है हमारा क्रम विनिमय नियम। और नंबर 3 पे आएगा, ये दूसरा था, 3 पे आता है सहचर्य नियम। कौन सा आता है? सहचर्य नियम होता है। तो बेटा सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, अंग्रेजी में इसको एसोसिएटिव कहते हैं। अंग्रेजी में ध्यान रखें, आप बड़ी क्लास में आ गए अब, तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव, ठीक है नहीं, लॉ, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम 3 नंबर ले लें, Z1 Z2 तथा हमारे पास में Z3, ये तीनों कोई सम्मिश्र संख्याएं हों, क्या हो? सम्मिश्र संख्याएं हों, ठीक है बेटा, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर मैं Z1 प्लस Z2 करता हूं पहले और बाद में मैं Z3 ऐड करता हूं, तो ये हमेशा बराबर होगा। चाहे आप एक काम कर लो, आप Z1 को बाद में जोड़ो और Z2 और Z3 को पहले जोड़ लो। ये तो था कि Z1 Z2 को आपस में जोड़ने के बाद Z3 जोड़ा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पहले Z2 Z1 को जोड़ लो, बाद में Z2 Z3 को जोड़ लो और बाद में Z1 जोड़ लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस नियम को हम लोग कहते हैं सहचर्य नियम। एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझ भी सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। इतनी बात ध्यान रखें कि ये नियम सहचर्य नियम है और इस तरीके से काम चल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नियम हमारे पास में आता है बेटा, वो नियम आता है, मैं रफ कर रहा हूँ इस चीज़ को, और वो नियम है, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ नहीं है, और इसी का हम इस्तेमाल भी क्वेश्चंस में करेंगे। जो अब के जो नियम आएंगे, इस्तेमाल तो सभी का होना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका ज़्यादा होता है इस्तेमाल, ठीक है। और वो नियम है हमारे पास में, ठीक है, योगात्मक तत्समक का नंबर 4, ठीक है, नंबर 4, ठीक है, आपके पास में। हेलो, ठीक है। तो ये है हमारे जो 4th नियम है इसका, वो नियम है बेटा, वो है कि योगात्मक तत्समक का अवयव का अस्तित्व, योगात्मक, ठीक है नहीं, तत्समक का अस्तित्व। आप कहोगे सर जी कितनी भारी भरकम भाषा, इसको समझ लें, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है ये। आगे वाले 4 और 5, अस्तित्व, ठीक है, आपके पास में अस्तित्व अदर से आएगा ना यहाँ पे, अस्तित्व, ठीक है, आपके पास में अस्तित्व, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ। इस चीज को बहुत आप पढ़ोगे आगे जब बीएससी या हायर एजुकेशन में जाओगे, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ। योग का मतलब होता है एडिटिव, ठीक है नहीं, आपके पास में। तस्मक को अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, आपके पास में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये क्या है, इसको जरा समझ लें। बाकी तो ये बड़े हल्के थे, लेकिन उसको थोड़ा समझने वाली बात है इसके अंदर। योगात्मक तस्मक का अवयव क्या होता है, का अस्तित्व क्या होता है, कि सम्मिश्र संख्याओं के अंदर एक नंबर ऐसा मिलता है हमें जो तत्समक अवयव कहलाता है। जो क्या कहलाता है? तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्समक अवयव, है ना, तत्समक अवयव कहलाता है, वो हमें मिलता है। एग्जिस्टेंस का मतलब मिलना होता है, यानी कि अस्तित्व का मतलब वो मिलता है, हाँ दुनिया में है। किसी चीज का अस्तित्व होना मतलब वो है, अगर अस्तित्व नहीं है तो उसका मतलब वो नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, सम्मिश्र संख्याओं के अंदर हमें एक ऐसा अवयव मिलता है जिसका जोड़ने से किसी भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं तत्समक अवयव हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, है ना। या फिर इसको योग का, ऐसे लिखें, योग का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, अवयव कह लो, एलिमेंट, ठीक है।
ये एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, आइडेंटिटी मतलब इफेक्टलेस। किसी भी संख्या में, किसी भी सम्मिश्र संख्या में इस संख्या को अगर जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब क्या है, ऐसी कोई संख्या हो सकती है, मान के चलो अगर मेरे पास में z कोई संख्या है और उसको मैंने लिख दिया z को मैंने लिख दिया 3 प्लस के, सपोज कर लो 5 माइनस के 3 आई है, ये एक सम्मिश्र संख्या है। क्या ऐसी कोई सम्मिश्र संख्या पॉसिबल है क्या कि मैं z में जोड़ दूं, z में वो संख्या जोड़ दूं और मेरे पास में यही आए? समझ में आ रही बात? मतलब z में कोई संख्या जोड़ने से मेरा z ही मिले, ऐसी कोई संख्या है? बिल्कुल है। वो संख्या होती है 0, है ना। तो हम लिख सकते हैं 0 को हम लिखेंगे 0 प्लस के 0i, है ना, 0i, 0 प्लस के 0i, ये हमारे पास में 0 प्लस के 0i, क्योंकि 0 प्लस के 0i भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगी, क्योंकि आपको पता है ये a प्लस आई बी की फॉर्म में तो है ही, a प्लस आई बी की फॉर्म में तो है ही। इसमें a का मान भी 0 है और b का मान भी 0 है, i का भाई भी 0 है। तो याद रखना है आपको, इसको सिंपली हम 0 प्लस की 0i ना लिख करके 0 ही लिख लेते हैं, क्योंकि 0 भी एक सम्मिश्र संख्या ही है। तो मेरे भाई 0 जो है योग का एक तत्समक अवयव है और 0 हमेशा सम्मिश्र संख्याओं में मिलता है। ठीक है, एक बात नोट कर लेना साथ साथ, मैं कह रहा था बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो मुझे याद आते रहेंगे और मैं नोट करवाता रहूंगा। देखो मैंने कोई संख्या लिखी, आप कहोगे 3, मैंने कहा 3, क्या 3 एक सम्मिश्र संख्या है? जितनी नॉलेज मैंने अभी आपको दी है उस नॉलेज के हिसाब से आप मना कर दोगे सर नहीं, लेकिन ये एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस के 0i करके। और आपको पता है a प्लस आई बी के रूप में जो भी चीजें लिखी जाती हैं, है ना, a प्लस आई बी के रूप में जो भी लिखा जाएगा वो सब सम्मिश्र संख्या है। मेरी बात समझ रहे हो? सम्मिश्र संख्या, क्योंकि a भी आपके पास में वास्तविक संख्या होना चाहिए, b भी वास्तविक संख्या होना चाहिए। इसमें a का जो मान है वो 3 है, b का जो मान है वो 0 है और दोनों ही वास्तविक संख्या हैं। तो इस हिसाब से दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी सम्मिश्र संख्याएं हैं। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, इसको चाहे नोट बना के लिख लो, क्या कि सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिखी जा सकती हैं। सम्मिश्र संख्याओं के रूप में दर्शाई जा सकती हैं, जा सकती हैं। ये नोट याद रख लेना। मतलब क्या है, किसी को भी उठा लो, माइनस 11/3 है, माइनस का एक संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, वास्तविक तो है ही है। क्या ये ये सम्मिश्र भी होगी? बिल्कुल सम्मिश्र होगी। दुनिया में जितनी संख्या है सब सम्मिश्र हो जाएंगी। देखो इसको यहां लिखो और 0 इंटू आई लगा दो, इसमें आई का भाई 0 लिख दो, तो ये किस फॉर्म में चला गया? a प्लस आई बी की फॉर्म में चला गया, जिसका रियल पार्ट क्या है, इसका वास्तविक भाग क्या है, -11/3, और उसका काल्पनिक भाग क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो मेरे भाई ध्यान रखना है कि योगात्मक तत्समक का अस्तित्व होता है, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं में एक ऐसा अवयव भी मिलता है जिसका योग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्टलेस होता है, प्रभावहीन होता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो नंबर होता है 0, जिसको हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। और 0 भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, इसका मतलब ये सम्मिश्र संख्या के परिवार में तो आएगा ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के परिवार में तो आएगा ही आएगा। इसी तरीके से बेटे वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं दूसरे नियम की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, मेरे पास अब इसका एक लास्ट नियम और है, वो योग का प्रतिलोम का अस्तित्व है ना। वो ये कहता है कि हमें, इस नियम के अंदर बता रहा हूं अभी, थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, जो नियम नंबर 5 है, वो नियम नंबर 5 है, वो है आपके पास में योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। योगात्मक, वहां पे तो क्या था, तत्समक था, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। योगात्मक मैं सब बताऊंगा, प्रतिलोम, ये सब चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा। प्रतिलोम का अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब मिलना, ठीक है, नहीं आपके पास अस्तित्व लिखते हुए बड़ी समस्या होती है यार, अस्तित्व, अस्तित्व है ना, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ योगात्मक है ना, तो एडिटिव
एडिटिव, एडिटिव इन्वर्स को आइडेंटिटी कहते हैं इन्वर्स, क्या कहते हैं, इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास में कोई सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, हमारे पास में कोई भी सम्मिश्र संख्या है, मान के चलो हमारे पास कोई जेड एक सम्मिश्र संख्या है, ए प्लस के आई बी, जनरली बात कर रहा हूं, तो क्या कोई ऐसी संख्या पॉसिबल है क्या जो इस जेड में जुड़ करके हमें जीरो दे दे? मतलब जीरो का मतलब हम लोगों को योगात्मक, योग का तत्समक अवयव दे दे, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे जीरो। देखो कोशिश करते हैं, बिल्कुल हो सकती है कि अगर मैं इसको Z1 कह दूं आपके पास में, और यहां पर एक Z2 लिख लूं, उसको लिख दूं मैं माइनस का A प्लस माइनस बी आई, मेरे भाई, ठीक है ना। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, Z1 प्लस Z2 करूंगा, Z1 प्लस Z2 करूंगा, तो आ जाएगा, मैंने कहा था कि रियल के साथ जुड़ेगा तो A माइनस ए हो जाएगा और I बाहर, और B माइनस बी हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 0 प्लस के I0 या 0 आई। चेक करो भाई, अगर ऐसी कोई संख्या मिल जाती है, हमें पता चल रहा है कि Z1 एक संख्या थी, एक Z2 हमें संख्या ऐसी मिल गई जिससे हमें जीरो मिल जा रहा, तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये जो Z2 है वो Z1 का प्रतिलोम है ना। आपके पास में Z2 जो है वो क्या है, Z1 का प्रतिलोम है। तो ऐसे लिखते हैं Z2 Z1 का कैसा प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम है, Z1 का योगात्मक, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स है आपके पास में। इसका उल्टा भी ट्रू है कि Z1 Z2 का, है ना भाई, बात तो वही है ना, दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम बनेंगे। ये Z1 Z2 जोड़ने पर अगर जीरो मिल जा रहा है तो Z1 Z2 का प्रतिलोम बनेगा और Z2 Z1 का प्रतिलोम बनेगा। अभी लिख के छोड़ दो, धीरे धीरे समझ में आएंगी सब चीजें। तो यानी कहने की बात यह है कि हमें ऐसी संख्याएं मिल सकती हैं। देखो ये एक सम्मिश्र संख्या थी और इसका प्रतिलोम भी एक सम्मिश्र संख्या ही है, तो इसका मतलब है कि योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है। सम्मिश्र संख्याओं में ऐसी संख्याएं भी मिलती हैं, ठीक है ना, जिनका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। प्रतिलोम का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जिसमें जोड़ने से हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाए, जीरो, है ना आपके पास में। अभी ये नियम बड़े बोरिंग होते हैं, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं नियम जो ये लिखे जाते हैं। हमने क्लास 6ठी 7वीं 8वीं से सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं, हर एक चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, चाहे आपने परिमेय संख्या पढ़ी है, चाहे कुछ भी पढ़ा है। बोरिंग होते हैं, लेकिन बोरिंग कुछ नहीं है, इनको लिख करके आपको छोड़ना है। जब ये इस्तेमाल में आएंगे तब आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। तो बेटे हमने योग की हमने बात कर ली, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे योग की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाना है। हमने योग कर लिया तो हम लोग करेंगे घटाना। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो पहले ही, तो क्योंकि गुणा भी पढ़नी है, फिर हमें भाग भी पढ़नी है, लंबा थोड़ा सा लेक्चर रहेगा, तो इसलिए तैयार रहें थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, है ना। मैं तो पढ़ ही चुका था सम्मिश्र संख्याओं को घटाना, ठीक है। और घटाना कुछ नहीं है, घटाने में कोई नियम नहीं पढ़ने हैं आपको, क्योंकि घटाने की प्रक्रिया कुछ अलग प्रक्रिया नहीं होती। जिन बच्चों ने छोटी क्लास में सीख भी लिया होगा कि देखो सम्मिश्र संख्याओं को, सम्मिश्र, ठीक है ना, संख्याओं को घटाना हमें देखना है, घटाना है ना। सपोज कर लो मेरे पास एक संख्या है Z1 3 प्लस के 4i सपोज कर लिया, और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले ली माइनस के 7 प्लस के 8i, और मेरे को Z1 माइनस Z2 निकालना है। घटाने की प्रक्रिया कोई प्रक्रिया नहीं होती है, ये योग के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं Z1 प्लस कर दे रहा हूं माइनस का Z2 करके। बताओ कोई आफत आ गई क्या? मतलब क्या हुआ कि ये तो योग ही हो गया एक प्रकार से, यानी कि Z1 क्या है, व्हाट इज Z1, 3 प्लस के 4i प्लस ये वाला प्लस, और माइनस का ये वाली संख्या, माइनस ये वाली संख्या माइनस 7 और प्लस के 8i। चेक करो भाई, इसको सॉल्व कर दो। 3 प्लस के 4i प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 7 और माइनस प्लस 8i कर लो। 3 और 7 हो गए 10
और 4i में से 8i जाकर के माइनस के 4i बचेगा, तो ये आ गया आंसर। क्या मैंने घटाया क्या? हमने घटाने की प्रक्रिया को ही योग की प्रक्रिया बना दिया, तो इसका मतलब घटाने का कोई मतलब नहीं है। ना तो घटाने वाले कोई नियम पढ़ने हैं, ना आपको घटाने वाले सवाल मिलेंगे, ठीक है ना। घटाने वाले अगर सवाल मिले भी तो उसको आप योग में कन्वर्ट करके ऐसे ही हल कर लेंगे। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये टॉपिक बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं की गुणा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सम्मिश्र संख्याओं की गुणा, और गुणा भाग पढ़ के फिर उसके बाद कोई बात नहीं बचती है, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं की गुणा, तो जो टॉपिक है मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूं अभी, आप पूरा ये वाला, ठीक है। क्या पढ़ना है भैया? सम्मिश्र संख्याओं की गुणा, सम्मिश्र संख्याओं, ठीक है ना, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणा, गुणा पढ़ेंगे, है ना। और गुणा कहो या गुणन कह लो, बात एक ही है यार, गुण लिख रहे हैं ना, तो अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, प्लीकेशन, ठीक है ना, आपके पास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, आपके पास में मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है ना। सपोज कर लो, मेरे पास में एग्जांपल लेके चलता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। सपोज Z1 एक दिया हमें कि 2 माइनस के 3i, है ना, एंड दूसरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया Z2, और वो दिया है माइनस के 3 प्लस के 8i, और मेरे को कहा गया है कि Z1 Z2 फाइंड आउट करो। Z1 Z2 का मतलब Z1 की गुणा Z1 की गुणा Z2 में हमें करनी है। तो भाई मेरे सीधा करेंगे, कोई ज्यादा झोल नहीं है इसके अंदर। आप Z1 की वैल्यू रखो, ठीक है ना, और इसकी गुणा करनी है माइनस के 3 प्लस के 8i। अब ये मत कहना कि सर रियल पार्ट की रियल पार्ट में कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट की में, ऐसे नहीं करना। वो योग में ही चल रहा था कहानी, गुणा में नहीं चलेगी। गुणा तो वही प्राचीन काल वाली टेक्निक, 2 की पहले दोनों में गुणा करो, 2 तिया 6 माइनस का 2, 2 अठे 16 प्लस के 16i, ठीक है मेरे भाई। 3 किस में करो, माइनस माइनस प्लस 9i, ठीक है जी, और माइनस प्लस माइनस के 3 अठे 24, 24, और i की i में करेंगे तो आ जाएगा i स्क्वायर। अब कहानी सुनो, पहले इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि i इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ -1, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये चीज मैंने कही थी, याद कर लो, पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने ये बात कर ली थी। अब ध्यान दो, माइनस का 6 प्लस 16i और 9i हो गए 25i, ठीक है, माइनस 24, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो आ जाएगा -6 प्लस 25i, माइनस माइनस हो गया प्लस के 24, रियल पार्ट के साथ जुड़ जाएगा 24, और 24 में से 8 जाके बचेंगे 18, 24 में से 6 जाके बचते हैं 18 प्लस के 25i। तो मेरे भाई इसका मतलब हमारे पास ये जो दो संख्याएं थी Z1 और Z2, इनकी गुणा जो है वो ये निकल करके आई है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आपको सिंपल साधारण तरीके से क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने हैं, गुणा करनी है, ठीक है। तो मेरे भाई अब इसके भी कुछ नियम पढ़ने हैं, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के नियम, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के कुछ नियम, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो फटाफट, देखो, ठीक है। तो हमें कुछ नियम पढ़ने हैं, लॉज पढ़ने हैं, ठीक है नहीं, आपके पास में, और वही पढ़ेंगे जो 5 हमने उसमें पढ़े हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संवर्ग नियम। वहां हमने किसके लिए पढ़ा था? जब दो संख्याओं को जोड़ रहे थे उसके लिए। हमने पहले योग के नियम पढ़े हैं, वो ये किसके लिए है नियम, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? ये गुणन के नियम, किसके? गुणन के नियम, गुणन के नियम, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से नियम इसमें पालन होते हैं। संवर्ग का मतलब आपके पास में अंग्रेजी में क्लोजर, ठीक है, क्लोजर लॉ कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर ये बात है कि अगर हम Z1 Z2 दो समिश्र संख्या लेके चलें, Z1 तथा Z2 हमारे पास में दो समिश्र संख्याएं हैं, ये कैसी हैं? समिश्र संख्याएं हैं, ठीक है, समिश्र संख्याएं हैं।
तो जब मैं इनकी गुणा करता हूं कि Z1 गुणा Z2 करूंगा, यानी कि Z1 Z2 जो निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगा, ये नियम कहता है। अभी मैंने वो रफ कर दिया गलती से, जो आपने नोट किया हो एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल किया है उसमें मैंने Z1 लिया था कुछ और Z2 लिया था, और जब मैंने Z1 Z2 निकाला था, जो आंसर निकला था वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही निकली थी। तो वो ये कहता है, संवर्ग नियम ये कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो अगर हमारे पास सम्मिश्र संख्या लेके चलें और उनकी आपस में गुणा कर दें, तो बेटे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही आएगा, है ना। तो अब हल्का सा आ गया होगा आपको बहुत बढ़िया से, मुझे पता है, ठीक है। पानी वानी पी लो उठ करके, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को यहाँ ही पॉज कर लो, कोई मरना नहीं है, लेकिन करना सारा है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्लोजर हो गया, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे आता था हमारा क्रम विनिमय नियम, ठीक है। शॉर्टकट में लिखूंगा, इस बार ज्यादा बड़ा नहीं करने का। क्रम विनिमय नियम, और क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास में Z1 Z2 ये दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं आपके पास में, से हैं, पूरा लिख दें, सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो ये कहता है कि Z1 की गुणा Z2 में करो या Z2 की गुणा Z1 में करो, नो प्रॉब्लम, दोनों इक्वल आएंगे, जैसे योग में था। Z1 को चाहे Z2 में जोड़ लो या Z2 को Z1 में जोड़ लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरीके से गुणा में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो आप अपनी तसल्ली के लिए Z1 इजिकल टू कुछ ले लो और Z2 इजिकल टू कुछ ले लो और फिर उनकी गुणा करके देख लो, जैसे कि 2 + i ले लिया और सपोज कर लो 3 - i ले लिया। पहले आप Z1 Z2 निकाल लो और फिर आप Z2 Z1 निकाल लो, निकाल के देखना अपनी रफ कॉपी में, ये दोनों आंसर आपके सेम आएंगे। तो आपका ये नियम यही कहता है। तीसरा नियम होता है साहचर्य नियम, इसको अंग्रेजी में कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम क्या होता है आपका, ठीक है। साहचर्य नियम को अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें 3 Z1 Z2 तथा हम लोग Z3 कोई 3 सम्मिश्र संख्याएं लेके चलते हैं, ठीक है। नहीं, आपके पास में तीनों क्या हैं, सम्मिश्र संख्याएं लेके चलते हैं, और ये नियम ये कहता है कि अगर मैं Z1 की गुणा Z2 में कर लूं और बाद में Z3 की करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप Z2 Z3 की पहले कर लो और बाद में आप Z1 की कर लो। तो ये नियम कहलाता है आपका साहचर्य नियम। वेरिफिकेशन एक्सरसाइज में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इसके अंदर भी दो बड़े इंपॉर्टेंट नियम आएंगे और वो नियम है, सबसे पहले है गुणन का तत्समक अस्तित्व, ठीक है। गुणन का तत्समक अस्तित्व, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। नंबर 4 पे आएगा गुणात्मक मतलब मल्टीप्लीकेटिव, जैसे योगात्मक था ना, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। अंग्रेजी में कहेंगे एग्जिस्टेंस, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है, नहीं, आइडेंटिटी मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास वहां पर योगात्मक तत्समक का अस्तित्व था, मतलब हमें एक ऐसा अवयव मिलता था, चौक गिर गई, तो एक ऐसा अवयव मिलता था जिसका जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था योग के दौरान। तो गुणा में भी एक हमें एक ऐसा अवयव मिलता है इसके अंदर जिसका गुणा करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और वो क्या है, सपोज कर लो कोई Z1 है, अगर मैं किसी नंबर की इसमें गुणा करूं और Z1 ही मिले, तो ऐसा कोई है अवयव? बिल्कुल है, 1 है, ठीक है ना। 1 हमारे पास में क्या है, 1 जो है हमारे पास में 1 जो है, 1 को हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्या कह सकते हैं इसको, यानी कि गुणात्मक या गुणा का तत्समक अवयव, ये भी कह सकते हैं तत्समक अवयव, ठीक है ना। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा, 1 होगा।
और 1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल, कि 1 प्लस के 0 आई इसको करके लिख सकते हैं, है ना। आपके पास में 1 को हम लिख सकते हैं 0 आई, तो यानी कि ये भी एक सम्मिश्र संख्या हो गई। तो हम इसको कह सकते हैं गुणा का तत्समक अवयव, और अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, प्लीकेटिव, ठीक है नहीं, आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई नंबर z कोई भी हम सम्मिश्र संख्या लेके चलते हैं, ठीक है, सम्मिश्र संख्या लेके चलते हैं कोई सम्मिश्र संख्या, अगर मैं z की गुणा 1 में करूं या 1 की गुणा z में करूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, z ही मिलेगा, तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, आपके पास में। ओके, ये हो गया आपका नियम नंबर 4, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखेंगे, अब उसके बाद में एक नियम और आता है, तो इधर वाला मैं पॉज करके वीडियो रफ करवाओ, मतलब वीडियो पॉज करके बोर्ड रफ करवाओ, तो ठीक है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें प्रतिलोम भी हमें मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिलोम। क्या मिलता है? प्रतिलोम। तो योगा क्या कहेंगे उसको? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। 5वां नंबर आएगा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, का अस्तित्व, ठीक है। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या भी मिलेगी, अगर मेरे पास कोई z एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें गुणा करने से मुझे 1 मिल जाए, एक ऐसा नंबर भी मिलेगा, और वो नंबर क्या होगा? 1/z होगा ना, ठीक है ना, 1/z होगा ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे भाई कि अगर z कोई सम्मिश्र संख्या है, जैसे a + ib है ना, तो 1/z क्या बनेगा? वो बनेगा 1/a + ib। ये भी एक सम्मिश्र संख्या ही रहेगी, ध्यान रखना, ये भी एक सम्मिश्र संख्या ही रहेगी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। और ये कैसे सॉल्व किया जाता है, हम लोग इसको एक्सरसाइज के अंदर जब क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स जब मैं करूंगा तब बताऊंगा। तो ध्यान देना है कि अगर z कोई हमारे पास में, यदि ध्यान रखना, यदि z एक सम्मिश्र संख्या है, क्या है? सम्मिश्र संख्या है, तो 1/z इस संख्या का क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखनी है बात आपको, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस का मतलब मिलना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, प्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ध्यान देना, दो चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं हमने जो बताई हैं। एक तो मैंने बताई थी, अभी बताऊंगा। एक तो बताया है मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और एक बताया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ध्यान देना है। अब मैं थोड़ा सा सम अप कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया, जरूरी चीज जो दो चीज मैंने बताई हैं। एक तो मैंने बताया था आपको योगात्मक तत्समक, देखो ध्यान से सुनो। एक बताया था मैंने योग का तत्समक अवयव, और वो क्या था? वो था 0, ठीक है ना। एक बताया था मैं योग का योगात्मक प्रतिलोम योग के मामले में, है ना। और वो बताया था मैंने आपको कि अगर हमारे पास में z कोई नंबर है, z का योगात्मक प्रतिलोम, तो -z उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसे ही गुणा में जब हमने बताया, एक बताया हमने वहां पे अभी कि गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का या गुणात्मक तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव, और वो हमने बताया क्या होता है? 1 होता है। इसी तरीके से गुणा का गुणात्मक हमने प्रतिलोम भी अभी बताया इसमें। ये चारों चीजें याद रखनी है आपको। प्रतिलोम
वो होगी, अगर कोई z है, z कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका गुणात्मक परिणाम 1/z होगा। तो ये 4 बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। इसमें बेटा एक नियम और आएगा, ठीक है ना, इसमें बेटा एक नियम और आएगा, अभी डिटेल्स सब चीज़ें बताएंगे, अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कि पढ़ाऊंगा मैं पूरा, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि नहीं तो तुम्हें और टेंशन हो जाएगी, और जो यूज़ की चीज़ें अभी सिर्फ वो बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक और नियम है इसके अंदर, वो है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, उन नियमों को सबको एक बार कॉपी में लिख के छोड़ देना है, आपको क्या करना है, कॉपी में लिख करके छोड़ देना है, और जब इस्तेमाल में आएंगे तब देख लेना है, ठीक है, ओके। तो मेरे भाई इसके अंदर एक है 6ठे नंबर का नियम है, और वो है बंटन नियम। कैसा नियम है, बंटन, बांटने का नियम, बंटन नियम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, नहीं आपके पास में ब्यूटिव लॉ। ये क्या है, हम लोग कहते हैं कि Z1 और Z1 इसकी हमें गुणा करनी है, सो Z2 प्लस Z3 से, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम लोग दो सम्मिश्र संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण है, ये बंटन है। तो कैसे करेंगे, आ जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, मतलब इसके अंदर ब्रैकेट खोलने वाली गुणा है। ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे Z1 को हमें Z2 में जोड़ना है और हमारे पास बाहर Z3 लिखा हुआ है, तो उसको कैसे लिखेंगे, Z1 Z3 इसके अंदर गुणा कर लेंगे और प्लस Z2 Z3, कोई नई चीज नहीं है, पुरानी ही है ना, बस Z के परिप्रेक्ष्य में हमें इसे देखना है। तो इस नियम को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बंटन नियम। तो ये कुछ नियम्स हो गए। अब हमें एक चीज और पढ़नी है, एक चीज और पढ़नी है कि दो सम्मिश्र संख्याओं की भाग कैसे की जाती है, ठीक है। तो बेटा उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में हम देखते हैं लेंथ कितनी हुई है वीडियो की, नहीं तो फिर बाकी का काम अगली वीडियो में देखेंगे। हाँ बस इतना ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो अब भाग देख लो सिर्फ इसके अंदर, ठीक है, क्या देख लो, भाग, ठीक है। तो भाग क्या है, सम्मिश्र संख्याओं की भाग, सम्मिश्र संख्याओं की भाग, ठीक है, क्या भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, आपके पास। अब ध्यान देंगे कैसे करना है, कि सपोज कर लो मेरे पास में, उदाहरण से देता हूं मैं उदाहरण, एक Z1 मेरे पास में कोई भी एक नंबर है, इसको हम 3 प्लस के 2i कह दे रहे हैं, और एक Z2 दूसरा नंबर है, वो है 2 माइनस के i है, सपोज कर लो। तो मेरे को कहा गया है कि Z1 बटे Z2 ये भाग करना, तो सही ये निकालो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे 3 प्लस के 2i बटे आ जाएगा 2 माइनस के i, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको देखना है हमें। एक नियम याद रखो, एक बात याद रखो, बस इसी का खेल है। जैसे हम लोगों ने एक बात सुनी होगी पहले कि हम लोग बटे में ना, हर में हम कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ा करते नीचे, ऐसा था, हर का परिमेयकरण करते थे। तो सम्मिश्र संख्याओं के अंदर ध्यान रखना है कि बटे में आई नहीं छोड़ना है आपको। क्या नहीं छोड़ना है, आई, मतलब हर के अंदर ये अंश है, ये हर है, नीचे आई नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इस आई को हटाने के लिए क्या करें फिर, इस आई को हटाने के लिए हम लोग काम में आता है एक टॉपिक जो कि अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो होता है संयुग्मी। क्या होता है, संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब है कि जैसे ये हमारे पास में a प्लस का आई बी है, ये कोई z है, ये कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी है, तो इसका संयुग्मी जो होगा, इसका संयुग्मी है ना, इसका जो संयुग्मी होगा, ठीक है, वो होगा a, आई के भाई का चिन्ह बदलना है, आई के भाई का चिन्ह मतलब b यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आई बी कर दो, इसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखो अगर z कोई हमारे पास में कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका संयुग्मी हमेशा a माइनस के आई बी होगा। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, सपोज कर लो हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या 4 माइनस के 5 आई है, तो इसका जो संयुग्मी बनेगा, कॉन्जुगेट अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं,
कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट कर कहते हैं। अभी पढ़ाऊंगा, ये बड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे इसको बहुत ढंग से पढ़ाना है, ढंग से, है ना, ढंग से इसको मुझे पढ़ाना है आगे। अभी थोड़ा सोच समझ के चलो बस। इसका संयुग्मी बनेगा कि सिर्फ आई के भाई का चिन्ह बदलना है कि 4 + 5i, ठीक है जी। तो ये हमारे पास संयुग्मी हो जाता है। इसका संयुग्मी ये है और इसका संयुग्मी ये है। तो जब हमें नीचे से आई हटाना होता है तो हम लोग संयुग्मी का सहारा लेते हैं, यानी कि नीचे वाले के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेते हैं। जैसे इसका संयुग्मी बनेगा 2 - i का संयुग्मी बनेगा 2 + i। इसका मतलब हम लोग 2 + i से ऊपर गुणा कर लेंगे और 2 + i से ही नीचे गुणा कर लेंगे, ऐसे करके। और गुणा आपने सीखी ही है कैसे की जाती है, कर लो सॉल्व इसको। अब 3 दूनी 6 + 3i + 4i, और देखो 2 + 2i², आई की आई में गुणा i² बटे, देखो नीचे क्या हो रहा है, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा, तो ए वो होता है ना, a + b a - b, एक सूत्र होता है, क्या लिखते हैं उसको, a² - b²। तो देखो a + b a - b, तो उसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 3 6 प्लस 3 और 4 हो गए 7i प्लस 2i² की वैल्यू कितनी होती है, मैं शुरू में ही बता के चला था, -1 होती है। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस का 1 बटे 4 माइनस -1, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है। हट गया नीचे से i, देखो ध्यान से, 6 + 7i माइनस के 2 बटे 5, ठीक है। ये देखो 6 में से 2 घटेगा तो 4 + 7i बटे 5, या अलग अलग कर दो a और b को, तो 4/5 + 7/5i, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई, ये इसका भागफल आ गया। इसका मतलब हमारे पास Z1/Z2 की जो आंसर है वो आया 4/5, ठीक है ना, प्लस 7/5i। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे हम लोग भाग करते हैं। भाग में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि बटे में i आ जाता है, तो उस i को हटाने के लिए हम लोग संयुग्मी का सहारा लेते हैं। अभी संयुग्मी की बात खत्म नहीं हुई है, संयुग्मी वाला टॉपिक, कॉन्जुगेट वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर, नेक्स्ट जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना करके आप छोड़ दो, अभी जब नेक्स्ट उसमें बात करेंगे तो काम बन जाएगा। तो मुझे लगता है आपको भाग करना भी इसका आ गया है, ठीक है। अब आई की घात जो आगे के टॉपिक्स हैं वो मैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब आगे का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में डिस्कस करना अच्छा नहीं है। हम लोग उसको एक फ्रेश लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको फ्रेश तरीके से ही समझ में आए। ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगा होगा क्योंकि नियम कानून कुछ पढ़ने थे जो कि होते हैं थोड़े से बोरिंग, लेकिन आप लोगों को करने जरूर हैं। आप लोगों को इनका सहारा लेना है क्योंकि आगे आपको ये बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।